नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 12 भाग 2 पढ़ लिया। भाग 2 में आपने पढ़ा कि कृषि में किस प्रकार से हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, बीटी कपास का निर्माण करते हैं, फ्लावर सेवर टमाटर का निर्माण करते हैं। अब आते हैं हम भाग 3 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे जो कि होगा चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, यानी हम जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग हम चिकित्सा में किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, हम चिकित्सा से संबंधित उत्पाद प्राप्त करने में करते हैं। हम कोई वांछित प्रोटीन के निर्माण में, जो चिकित्सा से संबंधित प्रोटीन है उसके निर्माण में हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। चिकित्सा से संबंधित हार्मोन के निर्माण में हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। हम प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक्स का निर्माण करते हैं जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। हम प्रतिरक्षी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग चिकित्सा में जीन चिकित्सा के रूप में करते हैं, रोगों को ठीक करने में। ऐसे रोग जो आनुवंशिक होते हैं उनको ठीक करने में हम जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीन चिकित्सा कराते हैं। रोगों के निदान में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। टीका निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी व्यापक तौर पर किया जाता है। अब इसमें हम आपको प्रोटीन से संबंधित एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण प्रोटीन जिसका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है, उसके निर्माण के लिए हमने एक आनुवंशिकता निर्मित फसल बनाया है। ठीक है, आनुवंशिकता निर्मित फसल, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। यहाँ पर निर्मित ना लिख के रूपांतरित लिखेंगे। आनुवंशिकता रूपांतरित फसल। हमने एक फसल का निर्माण किया, इसे हम क्या कहेंगे? GMC, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड और क्रॉप मतलब फसल, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे GMC। हमने एक आनुवंशिकता रूपांतरित फसल का निर्माण किया जिसका नाम है ब्रेसिका नेपस। हमने आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके एक फसल का निर्माण किया जिसका नाम है ब्रेसिका नेपस। इसको निर्माण करने का उद्देश्य यह था कि इसमें हम एक महत्वपूर्ण औषधि जिसका नाम है हिरुडिन का निर्माण कर सकें। हिरुडिन यह क्या है? एक प्रोटीन है जिसमें औषधीय गुण है, यानी हम इसे क्या कह सकते हैं? औषधि, मेडिसिन। इसका हम औषधीय प्रयोग करते हैं। हिरुडिन एक प्रोटीन है जो रुधिर को जमने से रोकता है। रुधिर को जमने से रोकता है। महत्वपूर्ण बात है ये। तो जैव प्रौद्योगिकी का भी आपने चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रयोग देखा कि हमने एक औषधि के निर्माण के लिए जिसका नाम हिरुडिन है, हमने एक
आनुवंशिकता रूपांतरित फसल तैयार किया जिसका नाम ब्रैसिका नेपस है। उस ब्रैसिका नेपस के बीज में, सीड में यह हेरोडिन शुद्ध रूप में पाया जाता है जिसका प्रयोग रुधिर को जमने से रोकने में किया जाता है। क्लियर बात? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे शायद पूछा भी गया था पिछले वर्ष, तो याद कर लीजिए। ये पहला प्रयोग आपको बता रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है कि हम एक औषधि का निर्माण किए ब्रैसिका नेपस नामक फसल को बनाकर, इसमें हेरोडिन नामक प्रोटीन का निर्माण हुआ। हेरोडिन रुधिर को जमने से रोकता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो ये कि हेरोडिन नामक प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? ब्रैसिका नेपस से। दूसरा कि हेरोडिन का कार्य बताइए, हेरोडिन रुधिर को जमने से रोकता है। तीसरा, हेरोडिन ब्रैसिका नेपस के किस भाग में शुद्ध रूप से मिलता है? बीज में। क्लियर बात है? चलिए, ये एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया। देखिए, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि हम चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रोटीन को बनाने में हार्मोन, एंटीबायोटिक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जीन चिकित्सा, इन सब में करते हैं। प्रोटीन का एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं हार्मोन को देखते हैं। हमने कौन से हार्मोन को बनाया है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से? आइए वर्णन करते हैं। हार्मोन का निर्माण किस माध्यम से? जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। हार्मोन के निर्माण में हमने निर्माण किया इंसुलिन, इंसुलिन का निर्माण किया। इस इंसुलिन का निर्माण हमने किया है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से औद्योगिक स्तर पर। चूंकि यह मनुष्य के इंसुलिन से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए जो आनुवंशिकता रूपांतरित हार्मोन इंसुलिन है उसे हम ह्यूमेलिन कहते हैं। जो हम औद्योगिक स्तर पर इसका निर्माण कर रहे हैं, ह्यूमेलिन। जीन चिकित्सा में, चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव इंसुलिन को बनाने में किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्मित इंसुलिन को ह्यूमेलिन कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि इंसुलिन क्या है, उसकी विशेषता क्या है। आइए देखें, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो लगभग सभी जीवों में पाया जाता है, मनुष्य में भी पाया जाता है। मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है? मनुष्य के अग्न्याशय में पाया जाता है, यानी पैनक्रियाज में पाया जाता है। पैनक्रियाज के किस भाग में पाया जाता है? पैनक्रियाज के लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है अल्फा कोशिका और एक होती है बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका सिक्रीट करता है ग्लूकेगॉन हार्मोन और बीटा कोशिका सिक्रीट करता है इंसुलिन। तो पहला तो आपको ये पता चला कि ये जो इंसुलिन है ये कहाँ, मनुष्य में कहाँ बनता है? तो मनुष्य के अग्न्याशय में उपस्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं नामक कोशिकाओं में जो बीटा कोशिका है उससे इंसुलिन का निर्माण होता है। याद करिए, ठीक। इंसुलिन का मनुष्य में क्या कार्य है? जो भी मनुष्य खाना खाता है उसमें उपस्थित स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है, या कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? अंततः ग्लूकोज में, C6H12O6 में। इस ग्लूकोज के माध्यम से ही क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और चूंकि ये ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज नामक शुगर है। हेक्सोज नामक क्या है? शुगर होता है। जब व्यक्ति अधिक मात्रा में खाना खा लेता है, रोटी चावल खा लिया, तो उसमें उपस्थित स्टार्च से ग्लूकोज बना। जितना ग्लूकोज शरीर को कार्य करने में लगा वो तो खर्च हो गया। जब जो बच जाता है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को रक्त में ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
तो इसलिए भगवान ने हमारे सिस्टम में क्या दे रखा है, इंसुलिन नामक हार्मोन दे रखा है। ये इंसुलिन अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, याद करिए, ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। जब आवश्यकता आती है तब ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। किसकी मदद से, ग्लूकागॉन की मदद से। देखिए दो हैं, दोनों उल्टा काम करते हैं। एक इंसुलिन है तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है और ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो मान लो अभी ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 120 mg होना चाहिए पर mm³ ऑफ ब्लड में, इतना होना चाहिए 120 mg। अगर इससे ज़्यादा है तो अतिरिक्त ग्लूकोज इंसुलिन की उपस्थिति में इंसुलिन हार्मोन की मदद से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे रक्त में इसकी मात्रा संतुलित बनी रहती है। लेकिन किसी किसी मनुष्य में आनुवंशिक कारण या किसी अन्य कारण से उसके अग्न्याशय में इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन की कमी होने पर अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तब रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अभी क्या बताएं कि रक्त में ज्यादा नहीं होना चाहिए, ग्लूकोज 120 mg पर mm³ ऑफ ब्लड में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर रक्त में ग्लूकोज ज़्यादा है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और जोड़ों में दर्द होता है और ब्लड घाव जल्दी नहीं भरते हैं, ये सारी समस्याएं आती हैं। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है इंसुलिन की कमी से। अभी बताए हैं कि ग्लूकोज एक प्रकार का शुगर है, चूंकि रक्त में पाया जाता है इसीलिए हम इसे कहते हैं रक्त शर्करा। और रक्त में रक्त शर्करा के बढ़ने को रोग कहते हैं डायबिटीज। आपने सुना है ना डायबिटीज। तो डायबिटीज में हमारे खून में चीनी नहीं बढ़ता। जैसा लोग सोचते हैं कि हम चीनी छोड़ दें, चावल छोड़ दें, शुगर कंट्रोल हो जाए, वो सोचते हैं कि चीनी ही हमारे ब्लड में जाके घुल जाता है। तो जो नहीं पढ़े हैं उनकी गलती नहीं है, वो नहीं जानते उसके बारे में। लेकिन अब आपको पता चल गया कि वो चीनी नहीं होता, वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को ही रक्त शर्करा कहते हैं, ब्लड शुगर। तो इसकी मात्रा रक्त में बढ़ने को डायबिटीज कहते हैं। क्लियर है बात? क्यों होता है? इंसुलिन की कमी से। भैया अधिक ग्लूकोज होता है शरीर में तो इंसुलिन उसे कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में, तब तो सामान्य मात्रा में सब कुछ चलता रहता है। लेकिन ग्लूकोज अगर नहीं, सॉरी इंसुलिन नहीं है, कमी हो गई, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज रोग हो जाता है। तब ऐसे पेशेंट को क्या किया जाए जिनके शरीर में इंसुलिन कम है या नहीं बन रहा है? तो ऐसे पेशेंट को हम बाहर से इंसुलिन देंगे, बाहर से इंसुलिन देंगे। तो बाहर से इंसुलिन कहाँ से दोगे? किसी पेड़ पे तो पैदा होता नहीं है इंसुलिन, क्या दोगे? जानवर के अग्न्याशय से निकाल कर देते थे। पहले का तरीका ये था, जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी तब जानवरों के अग्न्याशय से, और जानवर को मार देते थे, उसका अग्न्याशय निकालते थे, उसमें से जो इंसुलिन होता था उसे निकालकर मनुष्यों में इंजेक्ट करते थे। वो जानवर में बड़ा गंदा जानवर सूअर के अग्न्याशय से निकालते थे। ठीक है, तो सूअर के अग्न्याशय से इंसुलिन को निकाल कर किसी सामान्य व्यक्ति में जब देते थे तो उस व्यक्ति में इस इंसुलिन के प्रति क्या हो जाता था? एलर्जी उत्पन्न हो जाती थी। क्योंकि हमारा शरीर जानता है कि कौन सी हमारी कोशिका है, कौन सी बाहर की कोशिका है, या कौन सा बाहर का पदार्थ है। तो इसके प्रति कुछ लोगों में एलर्जी उत्पन्न होने लगती थी। तो ये सबके लिए सही नहीं था। अब समस्या ये आई कि इस इंसुलिन को क्या किया जाए कि इसकी मात्रा सामान्य रूप में हम बना पाए। तो जैव प्रौद्योगिकी, हमने मनुष्य के अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं वाली वो कोशिका को निकाला जहां पर इंसुलिन बनता है। उस कोशिका में से इंसुलिन बनाने वाले जीन को निकाले, उस जीन को वेक्टर के साथ लाइगेट किए, लाइगेट करने के बाद इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिए। बैक्टीरिया से खूब हम इंसुलिन बना रहे हैं आज के समय में, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है आपसे। तो इस प्रकार से हम इंसुलिन का निर्माण करते हैं। चलिए, इतना आपने जाना। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ इंसुलिन के बारे में। सबसे पहले ये कि इंसुलिन हार्मोन
कहाँ पर बनता है? तो मनुष्य के अग्न्याशय की लैंगरहंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में बनता है। एक क्वेश्चन ये। दूसरा, रक्त शर्करा किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। तीसरा, पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज कितना होना चाहिए? 120 mg। ठीक है। पहले इंसुलिन को किससे दिया जाता था? पहले इंसुलिन को किससे दिया जाता था? जानवरों के अग्न्याशय से निकालकर। अब जब प्रौद्योगिकी हो गया तो उसको हम बैक्टीरिया के माध्यम से बनाते हैं। आइए अब इंसुलिन की संरचना को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसुलिन की संरचना। यहां से भी खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंसुलिन की संरचना। देखिए इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। और हार्मोन की प्रकृति क्या होती है? ये एक प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन किससे बने होंगे? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होंगे। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बने होते हैं। तो बताइए कि इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है? तो इंसुलिन दो रूप में होता है। एक तो प्राक हार्मोन के रूप में होता है। प्राक हार्मोन का मतलब होता है प्रो हार्मोन, जिसमें ये अपना काम नहीं कर पाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रो हार्मोन किस फॉर्म में होता है? निष्क्रिय रूप में, अपना काम नहीं करेगा। ठीक। और एक होता है इंसुलिन, प्रो हार्मोन से परिपक्व बन जाता है। परिपक्व हार्मोन, परिपक्व हार्मोन, मैच्योर हार्मोन। अब इस समय में ये सक्रिय होगा और अपना काम करेगा। क्या है? सक्रिय है। जैसे बताया ना, विटामिन भी दो प्रकार से होते हैं। प्रोविटामिन, प्रोविटामिन से विटामिन बनता है, वैसे ही प्रो हार्मोन है, प्रो हार्मोन से मैच्योर हार्मोन बनता है। ये नहीं कोई काम कर पाएंगे, यही काम करेंगे। तो इंसुलिन के इन दोनों फेजेस में विभिन्नताएं हैं, जटिलताएं हैं। क्या जटिलता उसको देखिए। इंसुलिन के प्राक हार्मोन यानी प्रो हार्मोन में 3 चेन पाए जाते हैं। 3 चेन, 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ए पेप्टाइड श्रृंखला, बी पेप्टाइड श्रृंखला और सी पेप्टाइड श्रृंखला। ठीक, आया समझ में? याद करिए, इंसुलिन के प्रो हार्मोन में 3 यानी अपरिपक्व हार्मोन है। ये अपरिपक्व हार्मोन है, इसमें 3 श्रृंखला पाई जाती है, ए बी सी। लेकिन इनसे जो परिपक्व हार्मोन बनता है उसमें सी वाला निकल जाता है। किस माध्यम से? संसाधन यानी प्रोसेसिंग के माध्यम से निकल जाता है। बचता क्या है? 2 श्रृंखला, ए और बी। ए पेप्टाइड चेन, बी पेप्टाइड चेन। अब ध्यान से समझिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अपरिपक्व हार्मोन, ये है अपरिपक्व हार्मोन, अपरिपक्व इंसुलिन। पूछा गया है कि अपरिपक्व इंसुलिन में कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं? 3, ए बी सी। परिपक्व हार्मोन में कितनी श्रृंखला होती हैं? ए और बी, केवल 2। क्लियर है बात? आइए अब हम संरचना को देखते हैं। देखिए पेप्टाइड श्रृंखला है ना, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? बताइए, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल से मिलकर। आपने पढ़ा है अमीनो अम्ल 20 प्रकार के पाए जाते हैं ना, 20 प्रकार के। इन 20 प्रकार के अमीनो के बार बार क्रम में जुड़ने से, बहुत सारे अमीनो अम्लों के क्रम से जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है। तो ए जो पेप्टाइड श्रृंखला है, ए पेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, इसको हम पॉली लिख लीजिएगा आगे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? ये इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना होता है 21 अमीनो अम्ल से, 21 अमीनो अम्ल से। बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना होता है 30 अमीनो अम्ल से। आइए हम आपको संरचना दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले हम ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। कितने अमीनो अम्ल हैं? 21 अमीनो अम्ल। बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 अमीनो अम्ल हो गए। ये है आपका ए पॉलीपेप्टाइड
पेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है। ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में दो छोर होते हैं, एक होता है एन छोर और एक होता है सी छोर, कार्बन से बना है, ठीक है, सी छोर। ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पर एन छोर पर पाया जाता है ग्लाइसिन अमीनो अम्ल। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। और ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के सी छोर पर एस्पेराजीन पाया जाता है, एस्पेराजीन अमीनो अम्ल पाया जाता है। क्लियर बात है? ये हो गई इंसुलिन की ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। अब मैंने क्या बताया है कि इंसुलिन में बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 30 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किससे बनी होती है? 30 अमीनो अम्ल से। 30 तो बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30। चूंकि ये 30 ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैंने इसके छोटे छोटे गोले बनाए हैं। अब इसमें भी दो छोर होंगे, एक होगा सी छोर जिस पर पाया जाता है थ्रायोनिन, ठीक है, थ्रायोनिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। और इसमें ये क्या है? बीटा श्रृंखला, बी श्रृंखला, बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। इसके एन छोर पर पाया जाता है फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। बस पहले आप इतना याद करिए कि एक परिपक्व इंसुलिन में दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ए और बी। ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कुल 21 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कुल 30 अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का एन छोर पर ग्लाइसिन अमीनो अम्ल होता है और सी छोर पर एस्पेराजीन होता है। बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एन छोर पर फिनाइल एलेनिन और सी छोर पर थ्रायोनिन होता है। अब अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोई मध्य प्रदेश था या कौन सा बोर्ड था, जिसमें ये पूछा गया था कि इंसुलिन की दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? तो आंसर क्या था? डाइसल्फाइड बंध द्वारा। आइए देखिए कि डाइसल्फाइड बंध कहां कहां पाया जाता है। डाइसल्फाइड बंध द्वारा, तो डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है ए पॉलीपेप्टाइड के 1 2 3 4 5 6 7 सातवें अमीनो अम्ल और बी पॉलीपेप्टाइड के भी सातवें, 1 2 3 4 5 6 7 सातवां। देखिए हम जानबूझ के इधर से जोड़ गिन रहे हैं क्योंकि एन छोर मैंने इधर बना दिया है, तो एन छोर से ही गिनेंगे। तो सातवां छोर पर डाइसल्फाइड बंध द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, दो सल्फाइड बंध बनते हैं, ठीक। और दूसरा ये हो गया एक डाइसल्फाइड बंध। दूसरा डाइसल्फाइड बंध होता है ए पॉलीपेप्टाइड के 20वें अमीनो अम्ल पर। 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20वां ये है। तो 20वें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और बी पॉलीपेप्टाइड के 19वें, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया 19वां। तो दूसरा जो डाइसल्फाइड बंध होता है वो ए पॉलीपेप्टाइड के 20वें अमीनो अम्ल और बी पॉलीपेप्टाइड के 19वें अमीनो अम्ल से जुड़ा होता है। ये हो गए दो डाइसल्फाइड बंध। एक तीसरा डाइसल्फाइड बंध भी होता है, वो होता है ए पॉलीपेप्टाइड के 6वें और इसी के 8 9 10 11वां, इसी के 6वें और 11वें अमीनो अम्ल के मध्य डाइसल्फाइड बंध होता है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सिस्टीन अमीनो अम्ल होते हैं। क्लियर है बात है? ये है इंसुलिन की परिपक्व संरचना। पूछ लें जो क्वेश्चन पूछना हो पूछा करें। जब आपने सारी चीजें पढ़ ली, कोई डाउट नहीं है इसमें,
तो पूछा करें जो पूछना हो, इससे ज़्यादा बाहर कोई आएगा नहीं। इंसुलिन की कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये। इंसुलिन के परिपक्व संरचना में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए और बी पाया जाता है। ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एन छोर पर ग्लाइसिन और सी छोर पर एस्पेराजीन होता है, और बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एन छोर पर फिनाइलएडेनिन और सी छोर पर थ्रायोनिन होता है। ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुल 21 अमीनो अम्ल से, बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुल 30 अमीनो अम्ल से बननी होती है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ये दोनों के दोनों आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। डाइसल्फाइड बंध कहाँ कहाँ होता है? ए श्रृंखला के 7वें और बी श्रृंखला के 7वें के बीच, ए श्रृंखला के 20वें और बी श्रृंखला के 19वें अमीनो अम्ल के बीच। तीसरा डाइसल्फाइड बंध होता है ए श्रृंखला में ही 6वें और 11वें अमीनो अम्ल के बीच, जो कि सिस्टीन, 2 सिस्टीन के मध्य में होता है। बस ये था आपका इंसुलिन के परिपक्व संरचना। इसके बाद जो आता है अपरिपक्व संरचना, तो मैंने बताया ना कि अपरिपक्व संरचना में एक अतिरिक्त जटिलता पाई जाती है, सी पॉलीपेप्टाइड। तो सी पॉलीपेप्टाइड के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सी पॉलीपेप्टाइड संसाधन के समय निकल जाता है और हमें परिपक्व हार्मोन प्राप्त होता है। तो आपने देख लिया कि हमें यही 2 श्रृंखला बनानी है, ए श्रृंखला और बी श्रृंखला। अगर ये हम बना ले गए तो इंसुलिन तो तैयार कर सकते हैं दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जोड़कर। तो सर्वप्रथम इंसुलिन का जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्माण किया था सन 1983 में एली लिली नामक कंपनी ने। एली लिली नामक कंपनी ने सर्वप्रथम इंसुलिन को जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पन्न किया। इन्होंने मानव इंसुलिन में बनने वाली ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाने वाले डीएनए अनुक्रम को प्राप्त किया, और उन्होंने इंसुलिन को बनाने वाली बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के डीएनए अनुक्रम का पता लगाया। इन दोनों अनुक्रम से ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर करके इन्होंने इंसुलिन के दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाया, और बाद में इन दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जोड़ दिया, जिससे हमें क्या प्राप्त हो गया? इंसुलिन प्राप्त हो गया। क्लियर है बात? और इस इंसुलिन का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरी तरीके से मानव के इंसुलिन के समान है, इसलिए इस इंसुलिन को जो हम आनुवंशिक रूप से बनाते हैं, इस इंसुलिन को क्या कहते हैं? ह्यूमेलिन कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन के तरीके है ना, ह्यूमेलिन कहते हैं। आइए हम बुक पर आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। देखिए, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक योगदान स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रहा है। ठीक, इससे हम विभिन्न चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन कर सकते हैं, और जिससे हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा अच्छी हो सकती है। पुनर्योगत चिकित्सीय औषधियों का, देखिए पुनर्योगत जो चिकित्सीय औषधियां हैं उनका हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। पौधों में ट्रांसजीन के प्रतिस्थापन के कारण महत्वपूर्ण औषधि प्रोटीन का निर्माण किया गया है, जिसका एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, हिरुडिन नामक प्रोटीन जो रुधिर के जमने को रोकती है। ब्रेसिका नेपस नाम के आनुवंशिक रूपांतरित पौधे यानी ट्रांसजेनिक पौधे से हमने प्राप्त किया है। देखिए, विश्व में अब तक कुल 30 पुनर्योगत चिकित्सीय औषधियां बनाई जा चुकी हैं। पूरे विश्व में 30 पुनर्योगत चिकित्सीय औषधियां तैयार की गई हैं, जिनमें से भारत में 12 अभी तक उसका प्रयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, जैव प्रौद्योगिकी कहाँ कहाँ प्रयोग आएगा? इंसुलिन के निर्माण में प्रयोग आएगा, जीन चिकित्सा में, रोग के आणविक निदान में कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन में, इंटरफेरॉन के संश्लेषण में, टीका के उत्पादन में। इंसुलिन के निर्माण में देखिए, मैंने आपको इंसुलिन के बारे में सब कुछ बता दिया कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन अग्न्याशय के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं में इसका निर्माण होता है, और यह हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है। ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है। इंसुलिन के अल्पस्राव या श्रावण न होने पर मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों और सूअरों को मारकर उनके अग्न्याशय से निकाला जाता था। इस इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी होती थी, अतः परेशानियों से बचने के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा जीवाणुओं में इस प्रकार के गुण उत्पन्न किए गए, जिससे इंसुलिन का श्रावण हो सके। अब इंसुलिन की संरचना के बारे में देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनी होती है, ए और बी।
दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। ए श्रृंखला 21 अमीनो अम्ल से, बी श्रृंखला 30 अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। ए श्रृंखला में सी छोर पर एस्पेराजीन और एन छोर पर ग्लाइसिन पाया जाता है। बीटा श्रृंखला में एन छोर पर फिनाइलएलेनिन और सी छोर पर थ्रायोनिन होता है। दोनों सल्फाइड बंध ए श्रृंखला की 7वें और 20वीं स्थिति पर और बी श्रृंखला की 7वीं और 19वीं स्थिति पर सिस्टीन अमीनो अम्ल के बीच होती हैं। एक तीसरा डाइसल्फाइड बंध ए श्रृंखला के 6वें और 11वीं स्थिति पर होती हैं। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्रो हार्मोन के रूप में बनता है, जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसका हम कहते हैं सी पॉलीपेप्टाइड, जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव सी पॉलीपेप्टाइड होता है। इस सी पॉलीपेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। ठीक, प्रो इंसुलिन यानी प्रो इंसुलिन का निर्माण, प्रो हार्मोन का निर्माण हमारी गुणसूत्र की किस संख्या पर उसका जीन उपस्थित होता है? तो गुणसूत्र संख्या 11 की छोटी भुजा पर इसका जीन उपस्थित होता है। इसे प्रोटियोलाइटिक संसाधन द्वारा इंसुलिन के रूप में उत्पत्ति होती है। यहाँ पर इंसुलिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए ये है बीटा श्रृंखला, बी श्रृंखला, ये है ए श्रृंखला। बी श्रृंखला में देखिए 30 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, गिन डालिएगा सब सही है। ए श्रृंखला में देखिए 21 पाए जाते हैं। इनमें अभी मैंने बताया कि ए श्रृंखला के 7वें और बी श्रृंखला के 7वें पर डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है, और साथ ही ए श्रृंखला के 20वें और बी श्रृंखला के 19वें स्थिति पर डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। ए श्रृंखला के 7वें और 11वें के 6वें और 11वें के बीच डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन के बारे में देख लीजिए। वयस्कों में होने वाला मधुमेह रोग यानी डायबिटीज रोग इंसुलिन लेने से ही संभव है। तो इंसुलिन को पहले हम जानवरों से निकालते थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जानवरों की इंसुलिन का जब हम प्रयोग करते थे तो उससे कुछ मनुष्यों में एलर्जी हो जाती थी। तो इस वजह से हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे और हम जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसे बनाएंगे। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के प्रयोग करते हुए इस इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया। सन 1983 में एली लिनी नामक कंपनी ने किया। इस कंपनी ने इंसुलिन की दोनों ए श्रृंखला और बी श्रृंखला को बनाने वाली डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया और इन दोनों श्रृंखलाओं को अलग अलग तैयार किया। ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया गया प्लाज्मिड के माध्यम से, और अब ई कोलाई के संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। याद रखेंगे कि इसके संवर्धन माध्यम में हम क्या लेंगे? अमीनो अम्ल जरूर लेंगे, वो अमीनो अम्ल जो इंसुलिन को बनाने के लिए आवश्यक है। और उसके बाद हम ई कोलाई द्वारा दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संश्लेषण अलग अलग करते हैं, और दोनों जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए और बी प्राप्त हो जाता है तो दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर इंसुलिन बना देते हैं। ये देखिए ये फिगर में दिया गया है। ये एक प्लाज्मिड है जिसमें हमने वो जीन इंसर्ट किया है जो पॉलीपेप्टाइड ए का संश्लेषण करता है। ये वो प्लाज्मिड है जिसमें हमने उस जीन को इंसर्ट किया है जो बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाता है इंसुलिन की, और इनसे जब ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना और बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अलग अलग तैयार हुआ, इन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर इंसुलिन बनाया गया और उस इंसुलिन का नाम ह्यूमिलिन रखा गया। बस ये था आपका भाग 3 का टॉपिक, जिसमें आपने चिकित्सा के क्षेत्र में जाना कि जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। अभी आपने सिर्फ जाना है उत्पादों के निर्माण में। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो जीन चिकित्सा होगा कि आखिर हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग जीन चिकित्सा में कैसे करते हैं। जीन चिकित्सा का अर्थ होता है कि जब किसी व्यक्ति में कोई आनुवंशिक रोग किसी जीन की वजह से होता है तो उस जीन को हम सही कर दें तो उसे हम जीन चिकित्सा कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जाएगा। तब तक इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है, अपने कॉपी में भी नोट करना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, हिरुडिन नामक प्रोटीन किस पौधे से प्राप्त होता है? नेक्स्ट, हिरुडिन प्रोटीन का काम क्या है? नेक्स्ट, मानव अग्न्याशय की कौन सी कोशिका इंसुलिन का निर्माण करती है? नेक्स्ट, रक्त शर्करा किसे कहते हैं? नेक्स्ट, इंसुलिन के प्राक हार्मोन के रूप में या प्रो हार्मोन के रूप में उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है? नेक्स्ट, इंसुलिन के इंसुलिन की परिपक्व अवस्था यानी मैच्योर इंसुलिन में कौन कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है? नेक्स्ट, बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है? नेक्स्ट, ए श्रृंखला इंसुलिन की ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? नेक्स्ट, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए और ए के कौन कौन से अमीनो अम्लों के बीच
डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। नेक्स्ट, इंसुलिन की ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एन छोर पर कौन सा अमीनो अम्ल होता है? नेक्स्ट, इंसुलिन की ए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के सी छोर पर कौन सा अमीनो अम्ल होता है? नेक्स्ट, इंसुलिन की बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एन छोर और सी छोर पर कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं? नेक्स्ट, इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन है वो किस क्रोमोसोम संख्या पर पाया जाता है? नेक्स्ट, सर्वप्रथम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए ह्यूमलिन नामक इंसुलिन का प्रोडक्शन किस कंपनी ने किया था? बस इतने क्वेश्चन आए जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अपनी कॉपी में भी नोट करना है और आगे जो भी टॉपिक होगा उसके लिए वेट करिएगा, जल्दी आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।